अगर किसी हैवी दरवाजे को पुश करना हो या किसी को टाइट बेयर हग देना हो ना, तो बॉडी का मेन इंजन आर्म्स नहीं होते। ये जो पावर आती है ना, ये चेस्ट और एक्सेला यानी आर्मपिट को कवर करने वाली एक मैसिव शील्ड लाइक एंकर से आती है। बिल्कुल। और फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स जब अपनी एनाटॉमी एटलस खोलते हैं तो सबसे पहले इसी कॉम्प्लेक्स शील्ड से टकराते हैं, जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। यही हमारा आज का फोकस है। राइट। और इस हैवी ड्यूटी मसल को हम इस डिटेल्ड सेशन में एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ एक स्टैटिक शील्ड समझना थोड़ा गलत होगा, है ना? हाँ, एकदम गलत होगा। ये एक्चुअली ना एक हाईली इंजीनियर्ड क्रेन और पुली सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब इसी के वजह से शोल्डर और आर्म की सारी हैवी लिफ्टिंग पॉसिबल हो पाती है। अच्छा, डायग्राम्स देखते वक्त एक चीज जो तुरंत स्ट्राइक करती है वो ये है कि इतनी बड़ी मसल ना डायरेक्टली रिब्स से एक सिंगल ब्लॉक की तरह नहीं जुड़ी है। मतलब इसके दो अलग-अलग हेड्स हैं या एंकर्स हैं। सही पकड़ा आपने। इसके दो मेन हेड्स होते हैं। पहला है क्लेविकुलर हेड, जो ऊपर क्लेविकल यानी कॉलर बोन के मीडियल हाफ से निकलता है, और दूसरा थोड़ा लंबा हिस्सा है जिसे स्टर्नोकॉस्टल हेड कहते हैं। ओह, तो ये दो अलग जगहों से निकल रहे हैं, जैसे दो अलग नदियां होती हैं ना, जो अलग-अलग रास्ते से आकर आगे एक ही पॉइंट पे मिल जाती हैं। एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और ये जो स्टर्नोकॉस्टल हेड है ना, ये सिर्फ स्टर्नम या अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से भी जुड़ा होता है। वेट, एपोन्यूरोसिस? हाँ। तो ये मैकेनिकली एक डक्ट टेप जैसा काम कर रहा है जो मसल के लोअर पार्ट को सिक्योरली एंकर करता है। हाँ बिल्कुल, एक चपटी और पर्ली वाइट डक्ट टिप की तरह ही समझ लीजिए। तो अब ये दो अलग अलग ओवरलैपिंग आर्मर प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जो चेस्ट से आर्म की तरफ जाता है। और फिर ये आपस में मिलकर आगे ह्यूमरस यानी आर्म बोन पर जुड़ते हैं। इससे एक वी शेप वाला क्रीन एंगल बनता है। पर इनका ये जॉइंट कनेक्शन एग्जैक्टली दिखता कैसा है? तो ये दोनों हेड्स आगे बढ़ते हैं और आपस में थोड़ा ट्विस्ट होकर एक बिलैमिना टेंडन बनाते हैं। मतलब एक ऐसी फ्लैट शीट जिसकी दो लेयर्स होती हैं। और ये टेंडन ह्यूमरस के बिसिपिटल ग्रूव के लैटरल लिप पर फर्मली लॉक हो जाता है। बिसिपिटल ग्रूव का लैटरल लिप, राइट। तो एक बहुत बड़ा बेस आकर एक छोटे से पॉइंट पर फोकस हो गया। इसका मतलब यही वो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है जो इस पूरी मशीनरी को पावर देता है। सही कहा। एक छोटे पॉइंट पर जुड़ने की वजह से जब चेस्ट की ये मैसिव मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये पूरे आर्म को एक झटके में आगे और अंदर की तरफ पुल कर सकती है। वाओ! पर इस क्रेन को चलाने वाली वायरिंग कैसी है? मैंने नोट्स में देखा था कि मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स इसे सप्लाई करती हैं, पर यहाँ एक बड़ा अजीब और काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट था। हाँ, रिवर्स नेमिंग वाली बात कर रही हैं आप। ये नर्व्स मसल के डीप सरफेस में एंटर करते वक्त अपनी चेस्ट की पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल उल्टे नाम वाली लगती हैं। वही तो, मुझे बहुत हैरानी हुई थी ये देखकर। लैटरल नर्व एक्चुअली मीडियल साइड से आती हुई लगती है और मीडियल नर्व लैटरल डायरेक्शन से। हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और अजीब है। आई नो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है इनिशियली, पर इस ट्रिक को समझने का सीक्रेट ये है कि इन नर्व्स का नाम ना उनकी चेस्ट पर जो फिजिकल लोकेशन है उस पे बेस नहीं है। इनका नाम ब्रेकियल प्लेक्सस के उन कॉर्ड्स पर रखा गया है जहां से ये निकलते हैं। ओह अच्छा, तो लैटरल पेक्टोरल नर्व लैटरल कॉर्ड से निकलती है, इसलिए उसका नाम लैटरल है, और मीडियल नर्व मीडियल कॉर्ड से। ये ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से नेम्ड है ना कि उनकी लैंडिंग स्पॉट के हिसाब से। एग्जैक्टली। ये लॉजिक क्लियर हो जाए तो रटने वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। और इसी वायरिंग और परफेक्ट एंगल की वजह से ये मसल अपने एक्चुअल फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो एक्चुअली में क्या मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है ये मसल? एक तो आपने बताया कि आर्म को खींचता है, मतलब अडक्शन करता है, राइट? हाँ, एडक्शन और मीडियल रोटेशन इसके मेन फंक्शंस हैं, जैसे वो बेयर हग वाला एग्जाम्पल था। पर इसमें एक और स्पेशल चीज है। क्लैविकुलर हेड आर्म को फ्लेक्स करता है, यानी आगे और ऊपर उठाता है। और स्टोनोकॉस्टल हेड क्या करता है? उसका एंगल तो थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। स्टर्नोकॉस्टल हेड एक फ्लेक्स्ड आर्म को, यानी जो पहले से ऊपर उठा हुआ है, उसको वापस पूरी ताकत से एक्सटेंड करता है, जैसे वुड चॉपिंग या स्विमिंग के वक्त होता है। दोनों हेड्स अपने एंगल्स की वजह से अलग अलग मैकेनिकल टास्क करते हैं। राइट। और मैंने ये भी पढ़ा था कि गहरी सांस लेने में यानी डीप इंस्पिरेशन के वक्त ये रिब्स को एलिवेट करने में भी मदद करता है।
हाँ, जब आर्म्स फिक्स्ड होते हैं ना, तो ये मसल रिवर्स मैकेनिक्स यूज करके रिब्स को ऊपर उठाता है ताकि चेस्ट कैविटी ठीक से एक्सपैंड हो सके। तो ये सिर्फ चेस्ट का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ब्रीदिंग और कॉम्प्लेक्स आर्म मूवमेंट्स का एक बहुत वाइटल मैकेनिकल प्लेयर है। ये काफी डीप इनसाइट थी। बिल्कुल, रिब्स और आर्म बोन के बीच एक डायनामिक ब्रिज की तरह काम करता है। आई अग्री। तो चलिए इस सेशन को एक आखिरी थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अगर इस मसल का लोअर बॉर्डर एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बनाता है और इसका अपर बॉर्डर डेल्टॉइड से अलग होकर एक ऐसी ग्रूव बनाता है जिसमें सेफेलिक वेन होती है, जिसे हम डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव कहते हैं। हाँ वही, तो जरा सोचने वाली बात है कि एक सिंपल शोल्डर मूवमेंट में बॉडी की कितनी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस एक साथ काम कर रही होती हैं। नर्व्स, वेसल्स और मसल्स का एक पूरा इकोसिस्टम। सही बात है। एक छोटी सी बेंच प्रेस से भी ये पूरा हिडन इकोसिस्टम इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। This was today's anatomy podcast on Beyond the Stethoscope.